चलिए क्लास, स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इस सीरीज में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पढ़ा ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? असेक्सुअल और सेक्सुअल। फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल में कई तरीके से होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्या सेल डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिटोसिस बोलते हैं, वो सब हमने पढ़ा। फिर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार सेक्सुअल प्रोडक्शन एनिमल में कैसे होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जरा आपसे पहला सवाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि व्हाट डू मीन बाई सेक्सुअल प्रोडक्शन। चूंकि आपको हम क्लास में पहले ही बता चुके हैं कि सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें 2 पेरेंट्स लगते हैं, मेल और फीमेल। और उन 2 पेरेंट्स के जो जीवेंट्स होते हैं मिलने से बनता है हमारा यंग वंस। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बात करते हैं हुआ कि एनिमल्स में तो बहुत तरह से होता है, बहुत तरह से। ध्यान देना, जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल में असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। देखो आपको लिखा भी होगा, प्रोडक्शन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि दोनों मेथड से होता है, असेक्सुअल से भी और डिपेंड करता है एनिमल पे। और हम इसमें बहुत सारे तरीके को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे वाले पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत? अब बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? एक्वाटिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं? वैसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं? पानी में, जैसे कि फिशेज, फ्रॉग्स, ये सब क्या है बुआ? एक्वाटिक एनिमल्स। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो फीमेल्स होती हैं, इनमें जो वो अपने एग्स को पानी में छोड़ देती हैं, अपने एग्स को पानी में छोड़ देती हैं। और मेल के स्पर्म्स आके उन एग से मिलते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। देखो जरा, मेनी एक्वाटिक एनिमल्स एग्जिबिटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रॉग्स एंड मोस्ट फिश, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। उनके बॉडी के बाहर होता फर्टिलाइजेशन। कैसे? देखो ध्यान से। द फीमेल रिलीजेस एग्स इनटू द वाटर एंड द मेल रिलीजेस स्पर्म ओवर द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। दिस मेथड ऑफ इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इनमें बॉडी के अंदर नहीं होता फर्टिलाइजेशन, कहाँ होता है? बॉडी के बाहर। कैसे होता है? हमने पढ़ा कि सर अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो इसमें 2 चीज लगेंगी, मेल और मेल जीवेंट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल को क्या बोलते हैं? एग्स। ठीक है, याद होगा आपको। अब होता क्या है कि फीमेल्स जो होती हैं वो ऑलरेडी अपने एग्स को कहाँ भेज देती हैं? पानी में। अब उनके पीछे जो मेल होते हैं वो अपने स्पर्म्स को छोड़ते हैं बाहर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें बॉडी के बाहर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? अब देखना, इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे एग्स निकलेंगे तो उसमें अधिकतर एग खराब हो जाते हैं। पूछो क्यों? मेनी आर डिस्ट्रॉयड बाई वाटर करेंट्स। यानी कि कुछ तो पानी के बहाव से बह जाते हैं। जब पानी छोड़ो तो पानी से तो बह ही जाएगा, पानी से बह जाएंगे। और जो कुछ बचेंगे वो उसको अदर एनिमल्स खा जाएंगे, है ना? ठीक है, और इस हिसाब से बहुत कम एग्स बच पाते हैं रियलिटी में। अब बात करते हैं वो रेप्टाइल्स, यानी वो सारे एनिमल्स जो रेंगते हैं, जैसे छिपकली, मगरमच्छ, ये सब आते हैं इसमें। कोई दिक्कत? रेंगने वाले जीव। स्नेक्स, ये भी क्या है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे? बॉडी के बाहर होगा तो बस। यानी अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर, तो उसको क्या बोल देंगे? और बॉडी के अंदर हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें सिंपल प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या हो रहा था? प्लांट्स के अंदर ही हो रहा था, तो क्या कहलाएगा वो? सिर्फ समझने के लिए ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो ध्यान दीजिएगा। यहां तक हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स में 2 तरह से होता फर्टिलाइजेशन। क्या तरह से? 2 तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल।
अब क्या है, अब दोनों में देखते हैं चांसेस को। हियर आर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एग्स यंग वंस आर जनरली हायर, यानी कि अगर क्या हो रहा है इंटरनल, तो इसमें चांस ज़्यादा है कि हमारा एग अच्छे से बच जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि कहाँ हो रहा है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो हमारा क्या रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। लेकिन जब एक्सटर्नल होता है तो क्या होता है, एग हमारा बाहर होता है, तो उसको सेफ नहीं रहता है, उसको कोई एनिमल या कोई पानी या कुछ भी अदर इन्वायरमेंट चीज़ से उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसमें उसके चांस ज़्यादा हैं कि वो सेफ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह से बदलाव आते हैं, कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं, हम देखने वाले हैं। एनिमल शोज अ वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, यानी कि एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन, लेकिन इसके तरीके बहुत अलग हैं। ये सब आपस में सेम होते हुए क्या हैं, डिफरेंट हैं। सब में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी सब अलग अलग हैं। कैसे, देखते हैं। अब देखो जितने एनिमल हैं सब में देखो क्या होता है, ऑल एनिमल फेस द बेसिक चैलेंज ऑफ इंश्योरिंग दैट द मेल एंड द फीमेल जीमेट्स मीट। ठीक है, यानी सबका बेसिक नीड क्या है कि इसमें फीमेल और मेल जीमेट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन है, यहाँ पे किसी अकेले से काम, यहाँ मेल भी चाहिए और फीमेल चाहिए। तो उनका बेसिक नीड क्या है कि हमारा मेल और फीमेल जीमेट आपस में मिल जाए। उसके बाद एंड दैट द यंग वन सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, और वो चाहते हैं कि उनका जो शिशु है, उनका जो बच्चा है, वो सेफ रहे और बड़ा हो और आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं चाहते हैं कि जस्ट वो पैदा हो और वो मर जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं कि वो उनका बच्चा पैदा हो, ग्रो हो और आगे रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं आगे, ध्यान सुनो जरा बुआ, देखना जरा बुआ। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए रहेंगे, कुछ एनिमल्स के, जैसे बुआ पहला बुआ फिश, पहला कौन है, इसका हैबिटेट क्या है, यानी कहाँ होता है ये बउआ, वाटर में, पानी में होता है। कोई दिक्कत? फिश कहाँ होता है, वाटर में, पानी में। अब आपको बताना है कि जो फिश में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है बुआ, तो एक्सटर्नल। फिश में कौन सा होता है, माने कि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में एग्स बनते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्स बनते हैं। कितने बनते हैं, लगभग 100 से लेकर के 1000। कितने बनते हैं, 100 से 1000 तक बनते हैं। इसमें हो सकता है 100, 150, 200, 300, 400 और 1000 तक भी फिश। नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, कितना फिश आज बनता है, एग्स 1000। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन इनका अब सोचो एक बार में 100 से 1000 एग्स बन रहे हैं, लेकिन क्या सब कर पाएंगे सर्वाइव, नहीं। इनका चांस ऑफ सर्वाइव क्या होता है, बहुत लो होता है। दिख रहा है आपको, सर्वाइव इनका बहुत लो है, यानी बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं। अगला है फ्रॉग। अगला क्या है बताओ, फ्रॉग कहाँ रहता है, वाटर में भी और लैंड में भी। इनमें क्या होता है, कितने एग्स बनते हैं, 5000 से लेकर के, यानी अगर फ्रॉग है तो इसमें 5000 एग्स से लेकर के कितना बनेगा, तो हो सकता है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक एग्स बन सकता है एक बार में। क्या बार में, एक बार में। लेकिन फिर भी इनका चांस बहुत कम रहता है सर्व करने का। एक बार में कितना एग्स आ रहा हुआ, 50,000 से लेकर 5,000 से लेकर के, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं। पता है क्यों, वाटर करेंट्स या कोई और एनिमल इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल जरा हुआ, अगला एनिमल हमारे पास है लिजर्ड। अगला क्या हुआ, कहाँ रहता है ये, लैंड पे। इसमें क्या होता है, इंटरनल। कितना होता है इसमें हुआ, कितने एक्स बनते हैं, तो 2 से लेकर के 20, 2 से लेकर के 20। अब इनमें इनका चांस काफी ज्यादा रहता है। इनका चांस क्या रहता है, मॉडरेट, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, और ये आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, यानी इसमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है। ध्यान देना, जहां भी क्या होगा एक्सटर्नल, वहां पे चांसेस कम रहेंगे कि हमारा एग्स क्या हो, सर्वाइव कर पाए।
सबसे लास्ट में क्या हुआ? बर्ड। बर्ड बहुत तरह के होते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे। इनमें क्या होता है? कितना बनता है? ठीक है, और इनके चांस क्या होते हैं? मॉडरेट से लेकर के हाई तक। ठीक है, मॉडरेट से हाई। यानी कि ध्यान देना आपको कि जहां भी क्या रहेगा एक्सटर्नल, वहां पे चांस क्या होगा? यानी आपको नंबर ऑफ एक्स पर नहीं जाना है कि यहाँ पे एक्स ज्यादा बन रहे हैं तो चांस ज्यादा होगा, नहीं। जैसे फ्रॉग में कितना एक्स बनता है? यानी फ्रॉग एक बार में 5000 से लेकर के 50,000 तक एक बनाता है। कितना एक? 5000 से लेकर के। सोचो एक बार में इतना एक बन रहा है तो कितनी उनकी आबादी बढ़ती होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय। हमने अभी पढ़ा कैसे? वाटर करंट से, या फिर कोई और एनिमल खा जाता है उनको। अब जरा आपके ध्यान सुनना होगा, आपको क्या हम बताने वाले हैं कि जो फिश होती हैं, फिश और एम्फीबियंस। बताओ फिश क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं फिश। और बताओ एम्फीबियन क्या होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। फिर अब हुआ इंसेक्ट। ये तीन लोग हैं, कौन कौन? फिश, एम्फीबियन और इंसेक्ट। बताओ फ्रॉग किस में आएगा? एम्फीबियन में। और बटरफ्लाई किस में आएगा? इंसेक्ट में। तो ये फिश, एम्फीबियन और जो इंसेक्ट है हुआ, ये एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। कितने अंडे? सैकड़ों। मतलब 100, 200, 800, 500, 1000 तक अंडे देते हैं एक बार में ये। ठीक है, विद योल्क विच कंटेन्स न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रायोज। और इनके एग में क्या होता है? योल्क होता है। क्या होता है? योल्क समझते हैं? अगर आपने अंडा देखा होगा तो अंडे के बीच में एक पीला भाग होता है, उसको बोलते हैं योल्क। योल्क में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं। मान लो कि उस एग का फूड उसमें होता है। अब जो बच्चा बनने वाला है ना, उसको फूड कहाँ से मिलेगा? तो उसी एग योल्क से मिलने वाला होता है। जितने एग होंगे सब एग में क्या होगा? योल्क होगा। क्या होगा सब एग में? योल्क में क्या होता है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जिससे उस अंडे को एनर्जी मिलती है। जो उसमें एम्बायरो है ना, जो एम्बायरो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उस एम्बायरो को एनर्जी मिलता है कहाँ से? योल्क से। तो अगर एग में योल्क नहीं होगा तो उसको एनर्जी, ऐसा मान लीजिए हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। उसी तरह एग्स के अंदर जो लाइफ चल रहा है, उस लाइफ को क्या चाहिए? एनर्जी। वो कहाँ से मिलेगा? योल्क से। अब सोचो एक बार में कितना अंडा बन रहा है? हजारों अंडे बन रहे हैं एक बार में। कितने अंडे? तो मदर की बॉडी में इतना पावर नहीं होता है कि हर एक एग में योल्क डाला जाए, ना समझे? अगर अंडा जो बनता होगा, अंडे में एनर्जी कहां से आता है? तो मदर से आता है। अब इतना पॉसिबल नहीं है कि सैकड़ों अंडों में, हजारों अंडों में योल्क भरा जाए। पॉसिबल नहीं है ये। अगर मान लो एक बार में कितना अंडा बन रहा है? 5000, 10,000 अंडा बन रहा है। पॉसिबल है कि हर एक अंडे में योल्क हो? नहीं हो। तो क्या करते हैं? देखो तो लिखा है, द मदर्स बॉडी कैन नॉट प्रोवाइड सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ योल्क फॉर सो मेनी एग्स। इतने अंडे के लिए इतना सारा योल्क तैयार नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए द स्ट्रेटजी दिस स्पीशीज अडॉप्ट दैट इज यूज योल्क इन द एग्स इज जस्ट फॉर इनफ टू प्रोड्यूस इन लार्वा। यानी उसमें इतना योल्क होता है, उसमें इतना योल्क होता है कि बस वो अंडे से फूट के लार्वा बन जाए। क्या बन जाए? लार्वा। यानी कि उस अंडे में इतनी ताकत नहीं होती है। किस अंडे में? जिसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश वाला, फ्रॉग वाला और इंसेक्ट वाला, इनके अंडे में इतनी ताकत नहीं होती है। उसमें योल्क कम होता है। उसमें बस केवल इतनी ताकत होती है कि अंडा फूटेगा और क्या बन जाएगा? लार्वा। क्या बन जाएगा? और लार्वा बनने के बाद उसको खुद अपना फूड खोजना पड़ेगा। और जैसे लार्वा बनता है ना, तो आसपास के वेस्ट, ये जो सड़े गले फूड हैं, इनसे जो भी चीज़ें हैं उनसे उनको अपना फूड लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एक मुर्गे के अंडे की, जो मुर्गे का अंडा होता है वो इतना बड़ा होता है या उसमें इतनी पावर होती है कि वो अंडा फूट जाए, उसमें से क्या बाहर निकल जाए? बच्चा। क्या बाहर निकल जाए? और बच्चा चलेगा फिरेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जो फिश है, जो एम्फीबियन है और जो इंसेक्ट है, उनके अंडे में इतनी ताकत नहीं होती है कि उसमें से बच्चा निकल जाए। उसमें क्या होता है? उसमें खाली लार्वा निकलेगा। क्या निकलेगा उसमें? लार्वा। ठीक है, विच हैचेस फ्रॉम द एग, द लार्वा देन गेट्स न्यूट्रिशन बाई ईटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक रोटेन फूड, मैन्योर्स एंड सो ऑन एंड ग्रोथ।
और जो लार्वा है वो बाहर से अपना फूड लेगा और धीरे धीरे बड़ा होगा। यानी उस अंडे में जो फिश के, एम्फीबियन के और इंसेक्ट के अंडे में इतनी ताकत नहीं है कि उससे बच्चा निकल जाए। खाली क्या निकलता है उससे? लार्वा। जैसे मच्छर होता है, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, तितली हो गया, या फिर फ्रॉग हो गया, कोई फिश हो गया, इनके अंडे जो होते हैं एक बार में सैकड़ों अंडे होते हैं, 800, 900, 1000, 2000 से अंडे निकलते हैं इसमें। तो सब अंडे को इतनी ताकत दे पाना मदर के बॉडी के लिए पॉसिबल। तो क्या होता है, उनमें ताकत कम होती है, बस इतनी ताकत होती है कि वो क्या कर पाएँ, अपने आप को लार्वा में बदल पाएँ, और उसके बाद उनको अपना फूड खुद खोजना पड़ता है। और धीरे धीरे दिस स्टेज इज एन इंटरमीडिएट stage in this development, which is essentially a feeding stage. Once enough nutrition is accumulated, a transformation takes place and the adult body is formed. अब जैसे ही वो अंडे से हैच होगा, लार्वा बनेगा, अब धीरे धीरे अपना फूड लेगा और बड़ा होकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? अभी आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल से। इसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है बटरफ्लाई, ये बिल्कुल एडल्ट है, जो कि बिल्कुल क्या है, इसने क्या दिया? एग दिया इसने। अब इसमें सैकड़ों एग्स होंगे और सैकड़ों एग्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि सब में क्या डाला जाए, योल्क, इतना योल्क कि वो बड़े हो जाएं। तो क्या करते हैं, इसमें योल्क कम होता है, केवल इतना योल्क होता है कि बच्चे से क्या हो जाए, इसमें लार्वा निकल जाए। क्या निकल जाए इसमें? अब एग से फूड क्या बनेगा बुआ? लार्वा। और लार्वा अपना फूड खुद खोजेगा, वो ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर रोटन फूड, इन सब चीज़ से अपना फूड कलेक्ट करेगा और खाएगा, और खा के एनर्जी लेगा और क्या बनेगा, धीरे धीरे प्यूपा, और उससे फिर वो धीरे धीरे बड़ा क्या बन जाएगा, फिर से बटरफ्लाई। और यह स्टेज चलता रहता है। ऐसी होता है किसमें? फ्रॉग में और मस्कीटो, मच्छर में होता है। ठीक है, हाँ, उनके लिए अलग नाम होता है। उनके लिए जैसे मच्छर के लिए जो होता है ना फ्रॉग, उसका नाम क्या होता है? टैडपोल। क्या नाम होता है उसका? कि यहाँ पे फ्रॉग रहेगा एडल्ट, उससे एग बनेगा, लार्वा आएगा, टैडपोल आएगा, और फिर धीरे धीरे वो एडल्ट में बदल जाएगा। मच्छर में ऐसी होता है, पहले एग आएगा, मच्छर में क्या, पहले एग आएगा, लार्वा आएगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, तो बताना आपको एक्सटर्नल। क्या होता है इसमें? जिसमें चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे हम बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रेप्टाइल्स हैं, अब जो रेप्टाइल जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो रेंगने वाले जीव हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स एंड ईच एग कंटेन्स enough yolk to nourish the development embryo until it hatches into a young one. और उनके अंडों का साइज बड़ा होता है और उसमें इतनी ताकत होती है कि वे अंडे से निकलकर एक बच्चा आ जाए। आपने जब भी देखा होगा कोई बर्ड, कोई भी बर्ड, चाहे हम लोग मुर्गी ले लें, कबूतर ले लें, कोई भी बर्ड ले लेते हैं, बर्ड चाहे कोई रेप्टाइल जैसे सांप या मगरमच्छ, किसी का भी बात कर लें, या फिर कोई भी ले लें, इनका अंडा थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, और इनके अंडे में योल्क में इतनी ताकत होती है कि उसमें से क्या बाहर निकल जाए, एक बच्चा निकल जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं मैमल्स की। किसकी बात हुआ? मैमल्स का होता है, इन द मैमल द जाइगोट ग्रोस इन एंड डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। हमने इसमें क्या देखा हुआ कि इसमें अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एक बाहर आएगा और एक के अंदर बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे एम्बायरो, जाइगोट, और उससे फिर बच्चा बन जाएगा। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ही, उनमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ही जाइगोट बनता है, एम्बायरो बनता है, और धीरे धीरे एक बेबी बनता है, और डायरेक्ट क्या बाहर निकलता है, बेबी। किसमें? मैमल्स में। ध्यान देना, पहले हम क्या पढ़े, पहले हम पढ़े थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि फीमेल्स एग्स बाहर छोड़ती हैं और मेल क्या छोड़ते हैं, स्पर्म, और बॉडी के बाहर ही हमारा एग्स रहता है, स्पर्म रहता है, और सब बॉडी के बाहर होता है। इसमें चांस ऑफ क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर आया हुआ रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और वो क्या देते हैं, एग्स, और एग्स धीरे धीरे क्या होता है, एम्बायरो में एम्बायरो, और उससे फिर एक बेबी बाहर निकलता है।
लेकिन मैमल्स में क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, वहीं बनता है जाइगोट, वहीं बनता है एम्पायरो, और धीरे धीरे बड़ा होकर के बेबी आता है बाहर। किसमें? मैमल्स में। चाहे वो एलिफेंट हो, काऊ हो, बुफेलो हो, या हम लोग ह्यूमंस हो, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में, जिनमें क्या निकलता है? बेबी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। क्या आपको यहां तो कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान देना यहां से। देखना बुआ, इन सम स्पीसीज वेयर द यंग वंस आर बोर्न दे आर रेडी टू फाइंड देयर ऑन फूड। यानी कि अब बात करें मैमल्स की, कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे हैं कि बच्चे पैदा होते हैं और तुरंत अपना खाना खोजने लग जाते हैं, यानी वो अपना खाना खुद खोजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जबकि कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें बर्थ के बाद उनको केयर करना पड़ता है, जैसे ह्यूमंस में। क्या जब बच्चा पैदा होता है ह्यूमंस में तो क्या अपना खाना खुद खोजता है? वो उनको बहुत केयर करना पड़ता है। ठीक है, वेयर देखो तो मैं लिखा है, कुछ यंग वन क्या होते हैं अपना खाना खुद खोज लेते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पोस्ट हैचिंग और पोस्ट बर्थ फीडिंग आर केयर इज नेसेसरी। उनको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें माँ का दूध की जरूरत पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है। दिस ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन द हाउ लॉन्ग द एम्पायरो डेवलप्स इनसाइड एन एग और इनसाइड द मदर्स बॉडी। ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितने दिन रहा है पेट में। ठीक है, अगर कम रहा होगा उसको केयर ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा रहा होगा तो केयर कम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? मैमल्स टिपिकली फीड देयर यंग वंस विया ब्रेस्ट मिल्क फॉर सम ड्यूरेशन आफ्टर बर्थ। और जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैदा होने के कुछ समय बाद तक अपना दूध पिलाते हैं ताकि उनकी केयर हो सके। उनके दूध में इतनी न्यूट्रिशन होती है कि बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता रहता है। कोई दिक्कत? तो आपने पढ़ा कि सेक्सुअल प्रोडक्शन एनिमल्स की, एनिमल्स में कैसे होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो आपने देखा इसमें दोनों मेथड होते हैं, असेक्सुअल भी और असेक्सुअल। मैंने पहले पढ़ लिया था, इसमें क्या होता हुआ, सेल डिवीजन होता है, मिटोसिस होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वो सब हमने अब कर लिया था। फिर किस में हुआ, सेक्सुअल में, जिसमें दो पेरेंट्स लगते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने पढ़ा सर इसमें दो तरह का होता है फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल और एक, उसकी बेस पे हमने फिश को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को और मैमल्स को पढ़ा। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ये टॉपिक बहुत जरूरी है और इससे सवाल बहुत आता है और बच्चे इसको करते हैं निगलेक्ट। आप स्कूल में भी इसको कई बार छोड़ देते हैं, बट आपको बता रहे हैं ये क्लास आज कर लोगे, इसके बाद आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं आने वाला है। तो आपका ध्यान होना चाहिए केवल बोर्ड पे, इसके अलावा कहीं आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करें। क्या टॉपिक हमारा है बुआ? आपका ध्यान केवल कहाँ रहे, बोर्ड पे, और जो हम बोले आपको सुनना है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज नहीं ध्यान देना आपको। चलिए, अब हमने जैसे पढ़ा ह्यूमंस के बारे में, जहां तक हम लोग पढ़े ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस में आते हैं दो तरह के चेंजेस, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल और फिजिकल माने कि हमारी बॉडी किस तरह से डेवलप हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, हमारे हाथ बड़े हो रहे हैं, हमारा आवाज़ भारी हो रहा है, हमारा अपीयरेंस चेंज हो रहा है ना, ये सब क्या हमारा फिजिकल चेंजेस। और एक होता है हुआ इमोशनल चेंजेस, कि हम कितना सोच पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हम किस चीज़ का फैसला ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये सब क्या होता है, इमोशनल चेंजेस। क्या होता है ये सब? ठीक है, अब देखो जरा कि आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, कि जब वो क्या हो जाता है, चाइल्ड से क्या बन जाता है, एडल्ट, वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एंड बिगिंस प्रोड्यूसिंग जीमेट्स। जीमेट्स होते हैं दो तरह के, एक मेल में और एक, मेल वालों क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल वाले को एग। एग या ओवा, आपको याद होगा, तुमने पता था ना कि दो एग होता है, ओवा या फिर एग। ठीक है, दोनों की चीज है। और ध्यान देना, ह्यूमंस में द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स, कि ह्यूमंस में अलग स्पेशल ऑर्गन होते हैं इस चीज काम के लिए। ठीक है, वेयर स्पर्म मीट्स एन एग इनसाइड द
फीमेल बॉडी दे फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है, यहाँ मेल भी है और फीमेल भी है। अब क्या होता है, स्पर्म मिलता है एग से, कहाँ, फीमेल की बॉडी में, और वहीं पर बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है एम्बायरो, और एम्बायरो से बनता है बेबी जो बाद में बर्थ लेता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे ये होता है। देखो तो, दे फॉर्म जाइगोट दैट डेवलप्स इनटू एन एम्बायरो एंड इवेंचुअली इनटू अ फीटस इन द यूट्रस। कहाँ होता है वो, ये यूट्रस में, ये फीमेल में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जीमेट्स कैसे बनते हैं और ये ह्यूमंस में किस तरह से मिलते हैं और बेबी कैसे बनता है। कोई दिक्कत? शुरू करें। तो यहां पे हम कुछ ऑर्गन्स का नाम लिखेंगे। पहले हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें सबसे मेन और सबसे जरूरी होता है टेस्टिस। ये इसका वो फुलर फॉर्म है, इसको ऐसे बोलते हैं सिंगुलर में टेस्टिस, ठीक है। और अगला होता है स्क्रोटम। सबको बताएंगे अभी क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये, ठीक है। फिर होता है एगो वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए अब देखियो जरा, यहाँ पे हमने आखिर और पार्ट्स हैं, लेकिन ये पार्ट्स ज्यादा मेन है और इनके काम ज्यादा है। सुनो ध्यान से क्या होता है जरा। पहला हुआ मेल प्रोडक्ट में क्या हुआ, टेस्टिस। यही वो ऑर्गन है जहां बनता है मेल जीमेट, जिसको बोलते हैं स्पर्म। कहां बनता है, टेस्टिस में। टेस्टिस वो ऑर्गन है मेल में जहां क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, मेल जीमेट बनते हैं। और यही वो ऑर्गन है जहां पे हार्मोन भी बनता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं मेल हार्मोन लेते हैं, ठीक है, हार्मोन लेते हैं, यानी हार्मोन भी यहीं बनते हैं, जो हमारी बॉडी में तरह तरह के चेंज लाता है। जैसे बॉयज का आवाज भारी होता है, दाढ़ी आते हैं, मूंछ आते हैं, ये सब इसी के वजह से आता है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन है बउआ, ये दो गो रहता है। क्या गो रहता है, दो गो। इसमें क्या बनता है हमारा, मेल जीमेट, और क्या बनता है इसमें, हार्मोन भी इसमें बनता है। क्या क्या बनता है इसमें, स्पर्म और हार्मोन। कोई दिक्कत? अब जो है ना वो टेस्टिस, ये थैली में आता है, उस थैली को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या होता है ये, एक चमड़े की थैली होती है, चमड़े की, या वो बोल सकते हैं स्किन का बना होता है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ रहेगा बुआ, स्क्रोटम में, जिसमें क्या बनता है, स्पर्म और हार्मोन। अब क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसमें उसका पार्ट ऐसा होता है बुआ, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे होता रहता है हेड, और एक वो ऐसे रहता है टेल, ठीक है, इस तरह का बनाता है। और इसके हेड में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। आपको हमने बताया था ना क्रोमोसोम के बारे में, याद है कि हमारे पेरेंट्स से क्रोमोसोम या फिर जो भी हमारे पेरेंट्स के गुण होते हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं, और ये इसको चलने में हेल्प करता है। और इस तरह से ये कहाँ पहुँचते हैं, मेल से फीमेल पहुँचते हैं और अगली पीढ़ी में जाता है। तो ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर हुआ, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। अब इसको चलने के लिए एक और ऑर्गन होता है, वो क्या, वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका बुआ, इसमें समझो कि ऐसा एक समझो कि बनाता है मटेरियल। क्या बनाता है ये, लिक्विड। क्या बनाता है ये लिक्विड क्या करता है, स्पर्म को चलने में हेल्प करता है, इसको चिकना बनाता है। जैसे मान लीजिए आपने जब ब्लड के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और क्या होता है मेन, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, उन सबको चलने में, बहाने में हेल्प करता है। तो यही काम होता है इसका, किसका, वास डिफरेंस का। ये दोनों है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड और कौन, वास डिफरेंस, ये दोनों बनाते हैं एक लिक्विड जो स्पर्म को चलने में कौन
वास्ट डिफरेंस और प्रोस्टेट, एक बनाते हैं लिक्विड जो स्पर्म में मिलता है और एकदम चिकना होकर आगे चलता है, और ये यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। ये मेन ऑर्गन है किसके? मेल के। पहला कौन सा हुआ? जिसमें क्या बनता है? मेल जीमेट, उसका नाम क्या है? और क्या बनता है इसमें? हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारा आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, और जितने दुनिया भर के चेंजेस हैं सब इसकी वजह से ही होता है। फिर अब हुआ स्क्रोटम, ये वो थैली है जहां पे क्या रहते हैं? टेस्टिस। अब एक दो थैली और हैं, कौन कौन सी? वास्ट डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या बनाते हैं बुआ? लिक्विड। और ये लिक्विड क्या करते हैं? इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या वो यूरेथ्रा एक पाइप है, यूरेथ्रा एक जो स्पर्म को बॉडी से बाहर ले जाने का काम करता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग कवर करते हैं, देखो जरा कैसे काम करता है ये। आपको दिख रहा होगा वो यहां पे। अब देखो बुआ, पहला है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस मेल जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा ऑर्गन है जो क्या बनाता है? मेल जीमेट्स, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। एंड हेल्प देम टू ट्रांसफर टू द फीमेल बॉडी, और उसको फीमेल बॉडी में ले जाने के लिए हेल्प करता है। बताया था ना कि इससे बॉडी से बाहर निकलता है तो फीमेल बॉडी में जाके पहुंचता है। देखो कैसे। स्पर्म्स आर, यहां से नोट करना, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू ओवल शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड टेस्टिस। याद आया कि टेस्टिस वो ऑर्गन है जहां पे क्या बनते हैं? स्पर्म्स। क्या बनते हैं? कहां बनते हैं? टेस्टिस में। और इसको एगो का नाम क्या होता है बुआ? टेस्टिस, और दूसरे को बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, जैसे बुआ हम बोलते हैं ना, एगो है तो बॉय, और एगो से ज्यादा रहेगा तो बॉयज। ये है सिंगुलर, ये है प्लुरल। वैसे ये है सिंगुलर, ये है प्लुरल। ठीक है, यानी यहां तक आपने समझा? कोई दिक्कत यहां तक? हमने ये पढ़ा कि स्पर्म एक ओवल शेप्ड अथिम बनता है ऑर्गन में, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है बुआ प्रेजेंट इन अ पाउच ऑफ अ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। अब जो है ना वो टेस्टिस, ये स्किन के पाउच में, स्किन के थैली में बना होता है, चमड़े की थैली में, उसका नाम क्या है? अब स्क्रोटम करता क्या है? स्क्रोटम हमारे जो टेस्टिस है ना उसको ठंडा रखता है ताकि ये स्पर्म को बना सके, और ये हमारी बॉडी के बाहर होता है। पूछो क्यों? एग्जाम में पूछा गया बहुत बड़ा सवाल है ये, कि जो हमारे जो क्या है टेस्टिस, वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? तो ध्यान देना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता हुआ? ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी कितना होता हुआ? 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। लेकिन स्पर्म बनने के लिए इससे 1-2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है, और इसके लिए वो बॉडी के बाहर होते हैं ताकि स्पर्म आसानी से अच्छे से बन सके। कोई दिक्कत? पहला ऑर्गन कौन था बुआ? टेस्टिस, जिसमें क्या बनता है? स्पर्म और हार्मोन। कहाँ रहते हैं ये? स्क्रोटम में। वो कहाँ होता है? बॉडी के बाहर। द स्क्रोटम कीप द टेस्टिस स्लाइटली कूलर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का थोड़ा सा ही कम रहता है। ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मुलेशन। कोई दिक्कत? अगला, द टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन। क्या बनाता है ये? हार्मोन। बताएं कौन सा बनाता है वो टेस्ट हार्मोन? और ये हार्मोन हमारे बॉयज में यानी मेल्स में तरह तरह के चेंजेस को लाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करता हुआ? विच कंट्रोल्स द स्पर्म प्रोडक्शन एंड कॉजेस द फिजिकल चेंजेस सीन इन द बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो बॉयज में तरह तरह के आते हैं ना चेंजेस, वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। तो हमको यहाँ तो लग रहा है कि आपको मेल वाला हो गया क्लियर कि किस तरह से स्पर्म बनता है और कैसे आगे बढ़ता है और कैसे फीमेल बॉडी में पहुंचता है। कोई दिक्कत? क्या आगे बढ़े हम इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है आपको? अब चूंकि देखो जरा, अब स्पर्म बन गया है। स्पर्म ट्रेवल थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द वास्ट डिफरेंस विच अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। किसमें ओपन होता हुआ है? यूरेथ्रा में। अब क्या होता है? अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड द स्पर्म।
ये जो यूरेथ्रम हुआ, यही वो रास्ता है जहां से हमारा यूरिन, हमारा टॉयलेट और स्पर्म दोनों बाहर निकलता है। अब देखो जरा हुआ, ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल्स, क्या नाम हुआ इसका, एंड द प्रोस्टेट, बताया था ना हुआ, कौन सा ग्लैंड है भाई, और इसमें एक और ग्लैंड क्या होता है, सेमिनल ग्लैंड, कौन सा हुआ, ये दोनों क्या करते हैं, एड फ्लूइड्स, फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड जो बह सके, टू नरिश द स्पर्म एंड हेल्प देम टू रिमेन एक्टिव एंड मूव, उनको मूव करने में हेल्प करता है, ऐसा लिक्विड उसमें ऐड किया जाता है। कोई दिक्कत, ईच स्पर्म हैज अ हेड कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी बुआ स्पर्म में दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। हेड में क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन रहता है, क्या रहता सारा, एंड लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स टू स्विम टुवर्ड द एग, और जो ये टेल है ना, इसको चलने में, तैरने में हेल्प करता है। कोई दिक्कत, याद रहेगा आपको यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा पूरा मिल वाला खत्म हो गया कि इसमें क्या होता है, सबसे मेन टेस्टिस, जहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्म, कहाँ रहते हैं वो, स्क्रोटम में, किस तरह से वो मूव करते हैं, बांझ में, जहां पर इसमें तरह तरह के लिक्विड ऐड किए जाते हैं ताकि वो आसानी से मूव, और वो यूरेथ्रस होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। हमको लगता है आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब पढ़ते हैं फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम में, कोई दिक्कत बाबू, अब हम फीमेल के कुछ ऑर्गन के नाम लिखते हैं, और आपको पहले आऊं, देखो यहां पे बताने से पहले आपको जब यहां देते हैं बता, तो आपको समझने में आसानी होती है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पहला हुआ सबसे जरूरी, पेयर ऑफ ओवेरीज, अगला है ओविडक्ट, और अगला है यूट्रस, और वजाइना। अब जैसे बउआ मेल जिमेट क्या कहलाते हैं, स्पर्म, और बताओ फीमेल जिमेट क्या कहलाते हैं, एग। अब एग या ओवा कहाँ बनते हैं, ओवेरीज में। ध्यान देना, आपको बताते हैं नई चीज, जब गर्ल्स पैदा होती है ना, उसी टाइम पर उनके अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। क्या होते हैं, इमेच्योर एग्स। अब वो जैसे धीरे धीरे बड़ी होती हैं, उनमें से हर मंथ एक एक एग मेच्योर होकर के निकलता है। कहाँ आता है वो, ओवेरीज में। यानी ओवेरी वो जगह है फीमेल्स में जहाँ पर क्या बनता है, फीमेल जिमेट्स, एग्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एग्स। कहाँ बनते हैं बउआ, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये एक और काम क्या है, हार्मोन्स बनाना। क्या बनाना, जैसे हमने पढ़ा था उसमें मेल में क्या था, हार्मोन और स्पर्म। यहाँ क्या बनता है, एग और हार्मोन। कहाँ बनता है, ओवेरीज में। कोई दिक्कत। अब क्या होता है, जो ओविडक्ट ना, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब। और नाम से आपको पता लग रहा है कि ये कोई पाइप जैसा कुछ चीज होगा। क्या होगा ये। अब क्या होता है, जो ओवेरी में जो एग बना है, ओवेरी में जो एग बना है, वो ओविडक्ट से होते हुए कहां पहुंचेगा, यूट्रस में। याद करो, ओवेरी में क्या बनेगा, किससे होते हुए कहां पहुंचेगा, और यूट्रस ही वो जगह है जहां पर स्पर्म और एग मिलते हैं। क्या मिलते हैं, और क्या बन जाएगा यहां पे, जाइगोट बनेगा, जो धीरे धीरे एम्बायरो, और बड़ा होते होते धीरे धीरे वो बेबी में टर्न होगा। कहां पे पूरा, ये पूरा काम कहां होता है, यूट्रस में। कहां होता है ये, यूट्रस में। याद रहेगा आपको, ओवरीज में क्या बनता है, ओविडक्ट में से होते हुए कहां पहुंचता है ये, जहां पे स्पर्म मिलता है, जाइगोट बनता है, और धीरे धीरे बेबी में बदल जाता है। और वजाइना उस रास्ते का नाम है जहां से स्पर्म पहुंचता है यहाँ पे यूट्रस में। कोई दिक्कत। अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। मेन पार्ट वो चार को है। पहला कौन सा है, ओवेरीज। क्या बनते हैं यहाँ पे, एग्स। ऑब्जेक्ट उस पाइप का नाम है जिससे होते हुए क्या कहाँ पहुंचता है ये, यूट्रस में। और वजाइना के रास्ते का नाम है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा बुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम हैज अ पेयर ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हुआ, फेलोपियन ट्यूब, अ यूट्रस एंड अ वजाइना। ये इसके पार्ट्स हम लिख दिए। क्या लिख दिए इसका हुआ, अब एक करके इनको समझते हैं हम, कोई दिक्कत। द ओवेरीज प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल्स कॉल्ड एग्स, यानी कि ओवेरीज में क्या बनते हैं, एग्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ओवेरीज में क्या बनते हैं, एग्स। और क्या बनते हैं इसमें, हार्मोन्स, जो फीमेल में यानी जो गर्ल में बॉडी चेंज को दिखाते हैं। ठीक है, जिस तरह बॉयज में उनकी आवाज भारी हो जाती है, वैसे गर्ल्स में तो उनकी आवाज पतली हो जाती है, मीठी उनकी आवाज हो जाती है। ये सब किसी वजह से होता है, ये हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बउआ। द हार्मोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी। जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे एडल्ट टाइम पे बहुत सारे चेंज लेके आते हैं हमारी बॉडी में, बहुत तरह का चेंज। ठीक है, अगला क्या है, द ओविडक्ट कनेक्ट ईच ओवेरी टू द यूट्रस। बताया था ना कि क्या होता है, ये उस पाइप का नाम है, उस रास्ते का नाम है जहां से एग होके कहां पहुंचता है, यूट्रस में। कहां पहुंचता है, यूट्रस में। अब यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है बुआ, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ये बुआ, बैग यानी थैला होता है जहां पर फीटस डेवलप होता है। फीटस में क्या होता है बुआ, जाइगोट, एम्बायरो, फिर बनता है फीटस, और फिर बनता है मैच्योर बेबी। ठीक है, पहले क्या बनता है, जाइगोट, एम्बायरो, फिर क्या बनता है, फीटस। और फीटस कहां बनता है, यूट्रस में। क्या बनता है, अब यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो पैसेज कॉल्ड सर्विक्स। ये हम बताए थे, रास्ते का नाम क्या है, वजाइना है। कोई दिक्कत। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो हमको लगता है यहाँ तक आपको मेल और फीमेल में कैसे होता है प्रोडक्शन आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि कैसे इसमें बनते हैं, कैसे काम होता है। आगे बढ़े, अब आगे पढ़ेंगे हाउ प्रोडक्टिव सेल्स आर मेड, कि ये सेल्स के आखिर कैसे बनते हैं। तो याद कर लो जरा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीमेट्स इज कॉल्ड जेमेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत। इट टेक्स प्लेस इन द टेस्टेस एंड द ओवेरीज। ये मेल में कहां होता है, टेस्टेस में, फीमेल में कहां होता है, ओवेरीज में। कोई दिक्कत यहां तक। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे बनते हैं, तो मियोसिस से। किससे बनते हैं, प्रोसेस से, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जिसमें क्रोमोसोम्स को कितना कर देते हैं, आधा। कि अगर मान लो फादर में कितने हैं, 100 हैं, मदर में कितने हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 50, इसमें कितना हो जाएगा, ताकि मिलकर दोबारा से 100 बन जाए। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल के लिए, इन ह्यूमंस सेल्स हैव कितना क्रोमोसोम्स, बट स्पर्म एंड एग हैव ओनली 23, यानी स्पर्म में कितना होगा, 23, और एग में कितना होगा, क्या है ले, ताकि जब ये दिट इज इंपॉर्टेंट सो दैट व्हेन दे कंबाइन, कि जब वो मिले तो द जाइगोट हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर वो 46 है और 46 चल जाएगा अगले में, और 46 यहाँ से भी, तो कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। यानी 100 है फादर में और 100 है, तो बचन कितना हो जाएगा, 200। पर म्यूसिस में क्या होता है कि वो पहले ही क्या हो जाता है, हाफ। यानी अगर यहाँ 46 होता है, कितना हो जाएगा, 23, मदर में भी, और जब मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 46। तो बच्चे में और पेरेंट्स में दोनों में सेम नंबर रहेगा। कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अब देखो मेल्स में क्या होता है, इन मेल्स जेमेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस टाइनी मोटाइल, मोटाइल में क्या होता है, जो मूव करता हो, जो चलता हो, जो तैरता हो, एक्टिव स्पर्म्स। यानी जब मेल्स में होता है क्या, जेमेटोजेनेसिस, क्या होता है, ये हमारे अंदर, आपके अंदर जितने मेल्स हैं सबके अंदर होता है ये। तो इसमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं उसमें। और फीमेल्स में जब क्या होता है बुआ, जेमेटोजेनेसिस, तो क्या होता है इसमें, एक सिंगल एक एग बनता है, एक सिंगल एग बनता है। हमारा में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। कितने, मिलियंस ऑफ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक बनता है। पर फीमेल्स में क्या होता है, केवल एक एग बनता है। कोई दिक्कत। क्या आगे बढ़े, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए, देखो अब हमें आप कंपेयर करेंगे स्पर्म को और एग को। साइज में स्पर्म क्या होते हैं, बहुत
छोटे होते हैं और एग लार्ज होता है। नंबर्स सर मिलियंस में बनते हैं और ये फ्यू, एक बनता है। ठीक है। स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, क्या इसमें कोई होता है न्यूट्रिएंट्स? नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं इसमें होता है। खाली इसमें क्या रहता है? इन्फॉर्मेशन रहता है और कुछ नहीं होता है। और इसमें न्यूट्रिशन रहता है जिससे एम्बायरो को एनर्जी मिलती है। कोई दिक्कत? अगला है मोटिलिटी, मतलब ये चल सकता है, मूव कर सकता है। ये मूव होता है? नहीं। कंपेयर हो गया। इस तरह से स्पर्म और एग आपस में क्या हुआ? डिफरेंट है। ये छोटा होता है, बड़ा होता है। ये मिलियंस में बनता है, ये बहुत कम बनते हैं। इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसमें होता है। ये मोटाइल होता है, मतलब ये क्या मूव कर सकता है और ये मूव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब हमारा अगला सवाल, व्हाट हैपन्स व्हेन स्पर्म मीट्स एन एग? जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? सुनो ध्यान से। एट बर्थ अ गर्ल ओवेरीज हैव मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग्स, यानी जब लड़कियां पैदा होती हैं तब उनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। वो क्या होते हैं? इमेच्योर। क्या होते हैं वो? फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, फ्रॉम प्यूबर्टी यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी हो जाती है उनकी, यूजुअली वन मैच्योर एग इज रिलीज एवरी मंथ, और लगभग हर महीने में एक एग रिलीज होता है। एक मैच्योर एग क्या होता है? हर महीने एग होता है लगभग, और इसी को बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको बुआ? यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल्स में हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज होता है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बिफोर ओव्यूलेशन द यूट्रस स्टार्ट टू प्रिपेयर इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जैसे ओवुलेशन होने वाला होता है, जैसे ही एग आने वाला होता है, तो यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। पूछो क्यों? अब चूंकि जब यहाँ पर एग आएगा, जब यहाँ पर एग, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए? एनर्जी। तो यहाँ पर एक मोटा लेयर बनना शुरू होता है। क्या होता? बनना शुरू होता है, यानी इसके जो यूट्रस का लेयर है वो क्या होना शुरू हो जाता है? थिक। उसमें ब्लड वेसल्स भर जाती हैं ताकि उन ब्लड वेसल से उस एम्बायरो को एनर्जी मिल सके। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है? द इनर लाइनिंग बिकम्स थिक। क्या होने लगता है? वो थिक, चौड़ा होने लगते हैं, ताकि वो जब वहां पे स्पर्म आए और जब वो एग से मिले तब क्या जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट को रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जगह चाहिए, उसके लिए काम होता है। देखो तो, ड्यूरिंग द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इंटर थ्रू द वजाइना दे स्विम थ्रू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड मे रीच द एग। अगर वो एग के पास पहुंच गए, अगर वो एग के पास पहुंच गए, अब तो क्या करना होगा? देखो, अगर इफ अ स्पर्म इनकाउंटर्स एन एग एंड सक्सीडेड इन फ्यूजिंग विद, और मतलब एग स्पर्म वहां पहुंच गया और जाके एग से मिल गया, a zygote is formed, inner lining of the uterus becomes thicker and richer in blood vessels, और वो क्या हो जाएगा? वो हमारा ठीक हो जाएगा, जहां पे क्या होंगे? बहुत बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे। The zygote undergoes a series of mitotic divisions while traveling to the uterus, और वो यूट्रस में पहुंचेगा and implants into the inner lining of the uterus to receive nourishment, और वहीं पर रुक करके उसको क्या मिलेगा? नरिशमेंट, पोषण मिलेगा मदर की बॉडी से। उसको एनर्जी मिलता रहेगा। कहाँ से एनर्जी मिलेगा? वो उसको मदर की बॉडी से, और धीरे धीरे वो जाइगोट किस में बदल जाएगा? वो एम्बायरो में। किस में बदल जाएगा बुआ? और यहाँ से किसका? वो दिस इम्प्लांटेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और इस यहाँ से शुरू होता है प्रेगनेंसी का पीरियड। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अभी हमने पढ़ा कि अगर एग क्या होगा बुआ? स्पर्म से मिल गया तो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एग से स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा। तो इफ एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट रिमेन्स विएबल फॉर अबाउट अ डे एंड देन इट डिजनरेट्स। यानी अगर एग से स्पर्म नहीं मिला तो वहां पर कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे? अब जो इनर लाइनिंग था जो मोटा हो गया था, किस लिए? कि वहां पर क्या आएगा? जाइगोट आएगा, और धीरे धीरे वो वहां पर वो रहेगा, उसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। बट अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो वहां पर जाइगोट आएगा ही नहीं, और इस चीज की कोई जरूरत। तो वो लेयर क्या होता है? धीरे धीरे टूट के निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ ना?
कि द विद ब्लड वेसल्स द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस विच बिकेम्स थिक विद ब्लड वेसल्स इज नो लॉन्गर नीडेड। अब इसकी जरूरत नहीं है, जिससे वो क्या होता है, टूट करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं इसको बुआ, या सिंपल पीरियड बोलते हैं। जब एग क्या नहीं होता बुआ, फर्टिलाइज, तब क्या होता है, वो धीरे धीरे टूट करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एंड यूजुअली टेक्स लास्ट 3 to 7 days। और इसके बदले आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा भी होगा। ये फीमेल्स में चलता है लगभग 1 महीने तक। कितना चलता हुआ, देखो जरा क्या क्या इसमें होता है। पहला इसमें हुआ, फर्स्ट डे में क्या होता हुआ, 1 to 5 मेंस्ट्रुएशन, शेडिंग ऑफ इनर लाइनिंग, कि जो इनर लाइन है उसको क्या किया जाएगा, वो साफ किया जाएगा। अब 6 से 14 दिन में दोबारा से क्या होगा, वो ये रिबिल्ड होगा। क्या होगा दोबारा से, अगले ओवल्यूशन के लिए। पहले 1 दिन में क्या होगा, साफ होगा, फिर क्या होगा, ये रिबिल्ड होगा। अब 14 डे पे क्या होगा, ओवल्यूशन, यानी उस दिन एक मैच्योर एग वहां से निकलेगा। और 15 से 28 दिन के भीतर, ठीक है, द यूट्राइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड रिच विद ब्लड वेसल्स। जो लाइन होगा यूट्रस का, वो क्या होगा, धीरे धीरे थिक होगा, उसमें क्या बन जाएंगे, ब्लड वेसल्स। क्या बन जाएंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर वहां पे स्पर्म आया और एग से मिला, तो भी हमने पढ़ा क्या होगा, कि वहां पर स्पर्म आएगा, एग से मिलेगा, वहां पर जाइगोट बन के वहीं पर रह जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और दोबारा से 28 दिन बाद टूट के फिर से वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेगा, वो साफ होगा, रिबिल्ड होगा, एग आएगा और फिर वाला प्रोसेस चलता रहता है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कोई दिक्कत, याद रहेगा। और जब ये साइकिल फीमेल्स में बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होना क्या हो जाता है बुआ, बंद, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। याद रहेगा आपको। कोई दिक्कत यहां तक, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 5 मिनट क्लास और है, इसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक हमने पढ़ा कि मेल्स में और फीमेल्स में कैसे मेल बनते हैं, कैसे मिलते हैं और प्रेगनेंसी कैसे शुरू होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है। तो ध्यान देना, पूरी प्रेगनेंसी को हमारे ह्यूमंस में प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है, 9 महीने का। कितने महीने का, 9 मंथ का। कितने मंथ का हुआ, 9 मंथ का, यानी कि 270 डेज है ना बुआ, लगभग 270 होता है, ठीक है। और चूंकि एक महीने में कितने, एक महीने में होते हैं वो 4 हफ्ते, तो लगभग 36 वीक का टाइम लेता वो। कितना टाइम से, वीक्स। कितने महीने का होता है वो, ये 9 महीने का। तो हम क्या, जैसे वो आप लोग सुने हैं सेमेस्टर, स्कूल में चलता है, कभी केवल सेमेस्टर चलता है ना, 1 साल को बोलते हैं ईयर और हाफ ईयर को बोलते हैं सेमेस्टर। तो हम क्या करेंगे, वो 9 महीने को 3 में बांट देंगे। क्या महीना, 3 महीना, 3 महीना और इसको बोलते हैं ट्राई सेमेस्टर। क्या बोलते हैं इसको बुआ, कोई दिक्कत। देखो जरा बुआ, आपको दिख रहा बुआ, ये है बुआ ट्राई सेमेस्टर, यानी जो पूरा ह्यूमन का जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 9 महीने का, उसको हमने क्या किया है, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कई पार्ट्स में बुआ, 3 पार्ट में। पहले 3 महीने, बीच में 3 महीने, और देखो ये बुआ हमारा पहला 3 महीना, ठीक है, ये और ये। इसमें देखा होगा बुआ एकदम ये पूरा क्या है, जाइगोट है, जो क्या है वो, ये जो धीरे धीरे एम्बायरो में बनना शुरू होता है। और इसके बॉडी के जो मेन पार्ट्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, ये बनना शुरू हो जाता है। और तीसरे महीने के अंत में आते आते मदर्स जो होती हैं वो इनका मोमेंट फील करना शुरू कर देती है। शुरू में उनका मोमेंट फील नहीं होता है, लेकिन 3 महीने के अंतिम आते थे उनको अपना मोमेंट फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ बच्चा अंदर पेट में मूव कर रहा है। और वो इन 6 महीने में बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, उसके और बॉडी पार्ट्स ग्रो होते हैं। और आखिरी के 3 महीने में बच्चा बहुत रैपिडली ग्रो करता है और एक फुली मैच्योर बेबी में कन्वर्ट जो बाहर पैदा होने के लिए तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत, इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बउआ इन 3 महीने के दौरान आखिर क्या क्या होता है। ठीक है, कि पहले वो बनता रहता है वो जाइगोट, जो धीरे धीरे क्या बनता है, एम्बायरो, क्या बनता है पहले फिर, और एम्बायरो धीरे धीरे एक मैच्योर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
है ना, इन द फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू एन एम्बायरो, ठीक है, और 2 महीनों में बहुत सारे चेंजेस को लाता है। फ्रॉम अबाउट 9th वीक, एम्बायरो किस मतलब तब हुआ, फीटस में, बताया था ना, जाइगोट से बनेगा एम्बायरो, एम्बायरो से बनेगा फीटस, विच कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इन द सेकेंड ट्राइसेमेस्टर द फीटस ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर एंड द मदर कैन यूजुअली फील इट्स मोमेंट्स, और मदर उनके मोमेंट्स को फील कर सकती है कि हाँ बच्चा अंदर पेट में मूव कर रहा है, ठीक है। और आखिरी का 3rd सेमेस्टर में बच्चा बाहर के मौसम में जाने के लिए रेडी रहता है, कोई दिक्कत, ध्यान देना। और यहाँ पे क्या होता है बुआ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स of the uterus help to push the fetus out of through the birth canal, और उस टाइम पे उनमें ऐसा नेचुरल फिनोमेना होता है कि बच्चे को अंदर से पुश किया जाता है ताकि बच्चा बाहर आ जाए। लेकिन कई बार डॉक्टर्स को अगर ऐसा लगता है कि इस तरीके से या तो बेबी को या मदर को दिक्कत होता है तो उनको सर्जरी करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। इन सम केसेस इफ अ नॉर्मल वजाइनल बर्थ इज नॉट पॉसिबल or a safe for the mother or the fetus, doctors may use medical or surgical procedure to help the deliver baby safely, और उस टाइम पे हमको सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है। आपने भी सुना होगा नॉर्मल डिलीवरी और सर्जरी वाला डिलीवरी, ठीक है। तो ऐसे चाइल्ड बर्थ होता है, कोई दिक्कत, आगे और आगे बढ़े। अगला है मदर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब उनका हेल्थ बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत जरूरी। पूछो क्यों, क्योंकि उससे उनके हेल्थ के साथ साथ बच्चे के हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो अगर बच्चे को हेल्दी रखना है तो मदर को टाइम टाइम पे नाश्ता, तरह तरह के न्यूट्रिशंस, विटामिन, है ना, मिनरल्स, मेडिकल चेकअप्स और भी विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ टाइम टाइम पर लेते रहना चाहिए। और उनको हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह, उनको रेस्ट और इमोशनल वेलबींग सब कुछ उनको, यानी उनको मेंटली भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, होता ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, ये सब नहीं लेना होता है, इनसे उनके बच्चे पर असर पड़ता है। तो ये बता रहा वो मदर्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत, मतलब केयर करने की ज़रूरत पड़ती है मदर को भी, ताकि साथ साथ उनके बच्चे की भी केयर हो सके, रेगुलर चेकअप, दवाई। और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी बच्चे के साथ साथ मदर की भी केयर की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे मदर की बॉडी बहुत वीक होती है, उनको बहुत सारे मिनरल्स और भी तरह तरह की दवाइयाँ, हाँ पर ध्यान रहे बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह लिए ना मदर को और ना ही बच्चे को दवाई लेने की सलाह नहीं दी जाती है। यानी अगर मान लो कुछ भी अगर बुखार लगा हल्का सा, आपने गोली खा लिया, अब आपका जो दवाई का असर होगा वो आपके बच्चे पे भी होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, आपका दूध कौन पीता है, बच्चा पीता है, तो आपकी बॉडी का असर उस पर भी होगा। मदर्स को स्मोकिंग, एल्कोहल कंज्यूम करने की, इन सब की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी बुआ, प्रेगनेंसी के दौरान की। अगला है चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तब भी उनकी मदर को काफ़ी केयर करने की जरूरत पड़ती है, उनको स्मोकिंग वगैरह की सलाह नहीं दी जाती है ताकि उनके बच्चे की केयर हो सके, कोई दिक्कत। अगला क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी सेक्सुअली मैच्योर, ये बहुत जरूरी है। अब अपने बोला कि सर हम लोग एडल्ट हो गए हैं, हम लोग प्यूबर्टी में आ गए हैं तो हम लोग फुली मैच्योर हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमने बताया बुआ दो तरह का होता है डेवलपमेंट, एक फिजिकल और एक इमोशनल। इमोशनल मीन्स, फिजिकल मीन्स क्या होता है कि अब आपका बॉडी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया तो वो क्या कहलाता है, फिजिकली मैच्योर। लेकिन जब तक आप इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, और तरह तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब आप लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं तब तक आप सेक्सुअली मैच्योर। इसके अंदर क्या होता है कि सर हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रेडी होते हैं। जैसे मान लो, ध्यान देना कि जैसे जो हमने पढ़ा ना ओवल्यूशन, ये गर्ल्स में 13 साल की उम्र से शुरू होता है, 13 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, लेकिन वो अभी इमोशनली मैच्योर नहीं है बेबी के लिए। इसलिए आपको पता होगा हमारे इंडिया में लड़कियों की कम से कम एज कितनी रखी गई है, 18 साल उनकी शादी के लिए, और बॉयज़ का 21 साल। जबकि जो मेल लिमिट होते हैं इसका प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है,
12 साल 13 साल में शुरू हो जाता है, तो उसमें क्यों नहीं लॉक किया जाता है? क्योंकि आप उसमें फुली मैच्योर नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार नहीं है, आप सही से फैसला नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप फुली मैच्योर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेक्सुअली मैच्योर। इसका मतलब क्या है कि आप फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से मैच्योर होने चाहिए। खाली फिजिकली मैच्योर होने से काम, 13 साल की उम्र में हम लोग फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन वो सही एज नहीं होती है। कोई दिक्कत? अगला है हाउ कैन अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड। ध्यान देना, एडोलसेंस में रिप्रोडक्शन के दौरान तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है। अगर मान लो 2 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर इन्फेक्शस, उनको कोई बीमारी है, तो दूसरे पार्टनर में पहुंच सकता है। इससे रोकने के लिए तरह तरह के मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, पहला तो आपको क्या होना चाहिए? पहला आपको तो क्या पहला क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योर होना चाहिए। दूसरा होगा, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या बीमारियों को रोकना है, तो इसके लिए तरह तरह के दवाइयाँ आती हैं। क्या आती है बुआ? दवाइयाँ हैं, कॉपर टी है, देखो आगे हम पढ़ेंगे बुआ। जैसे बुआ, since sexual activities involves close physical contact, some infection can be transmitted from one person to another. These are called sexually transmitted infections और sexually transmitted disease। यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फिजिकल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होती है, जैसे गोनेरिया, हर्प्स, सिफिलिस, जेंटल वार्ट्स एंड HIV, जो आगे चल के एड्स का रूप ले लेता है। और इन बीमारी में से कई तो ऐसी हैं जिनका अब तक इलाज ही नहीं है, जिनका अब तक इलाज, तो इनसे अच्छा क्या है कि हम इनसे बच के रहें। अब उसके लिए तरह तरह के चीजें आती हैं बुआ, जैसे बुआ इंट्रायूट्रीन या फिर दवाइयाँ, ओरल पिल्स, तरह तरह की चीजें आती हैं जो मदर की बॉडी को ओवुलेशन से रोकती है। उनमें एग्स नहीं बनते हैं, जिनसे प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर ओरल पिल्स ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो लड़कियां कभी भी मां नहीं बन सकती हैं, ऐसा इसके इफेक्ट भी दिखता है कई बार। ठीक है, और इसके कुछ सर्जिकल तरीके भी हैं, जिसमें क्या किया जाता है हुआ, देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, सर्जिकल मेथड्स आर ऑल्सो यूज टू स्टॉप अनवांटेड प्रेगनेंसी। कि वो जहाँ से एग बनता है या जहाँ से स्पर्म बनता है, उस ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया जाए। तो वो देखो तो, दिस इंक्लूड द ब्लॉकिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स और द फ्लैपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स, जिसको आप लोग बहुत आसान शब्दों में सुने होंगे, नसबंदी। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, मेल में क्या किया जाता हुआ, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं, या तो बांध देते हैं या उसको काट के हटा देते हैं। और ऐसा होता है किसमें भी, फीमेल में भी, कि क्या हुआ, किसको, फिलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे एग और स्पर्म कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं और प्रेगनेंसीज नहीं होती। कोई दिक्कत? इसका एक तरीका और है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी जनरली ओनली विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि शुरू के 3 महीने के अंदर अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग एबॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन इसके तहत इसके लिए ये तो खैर आपका आपसी मामला हो सकता है, लेकिन अगर किसी को मालूम चल गया कि जेंडर क्या है, कि अगर मान लो लड़का है या लड़की है और आपने लड़की होने पर एबॉर्शन करा लिया है, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। आप भी जेल जाएंगे, मदर भी जेल जाएंगी, फादर भी, और जहाँ पे एबॉर्शन हुआ है उसके मेडिकल स्टाफ भी जेल जाएंगे। ये हमारे इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है। क्या हुआ कि हाँ, क्या हुआ, देखो देखो यहाँ लिखल भी होगा, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ इन इंडिया। हमारे इंडिया में लिंग पहले से बिल्कुल मना है, यानी आप अगर ये पता करते हैं या कोई अस्पताल ये बताता है कि आपके पेट में लड़का है कि लड़की है, ये पूरी तरह से गलत है और ये इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और गलत इसलिए भी है क्योंकि बुआ इससे क्या होता है, सेक्स रेशियो का बैलेंस बिगड़ता है। इससे क्या होंगे, लड़के ज़्यादा हो जाएंगे और लड़कियाँ कम हो जाएगी। तो ये आपको भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है? और उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपने अक्सर इस टॉपिक को स्कूल में, ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर इस टॉपिक को अवॉइड किया जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है।
और उम्मीद करते हैं अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेल और फीमेल में कैसे ये काम करता है और किस तरह से बेबी होते हैं, किस तरह से चाइल्ड बर्थ होता है और इसको रोकने के क्या 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 तरीके हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा बुक पढ़ के दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।